आईन पाकिस्तान के सरबराह जनाब मोहम्मद खान अचकज़ई साहब, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, यहाँ गफूर अदरी साहब, लियाकत बलोच साहब और इस मजलिस में शरीक पाकिस्तान भर के सियासी जमातों के अकाबरीन, सबसे पहले तो मैं आज के इस वाक़े के नहीं, जो सारे पाकिस्तान के सतह पे सियासी जमातें मोहम्मद खान अचकज़ई साहब के दावत पे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दावत पे 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर रखी, और इसलिए कि इस मुल्क के तमाम सियासी जमातों को और इस मुल्क के तमाम दानश्वरों को, वकला के नुमाइंदों को और यहाँ के सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को एकजा करके इस वक्त जो मुल्क जिस बहरान से दो चार है, इसके हल के लिए एक ठोस तजावीज़ मरतब कर सके। लेकिन 4 दिन से मुसलसल जब हम मोहम्मद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में हमारी वफ्द सिंध गए और सिंध की सियासी जमातों और वहाँ के इंटेलिजेंस एशिया के साथ मिले, वकला के साथ मिले, बार से मिले और उनको मदऊ किया जा रहे थे, तो यहाँ पे जिस भी जगह पे बस करते थे, जिस हाल में उस पे सिल करके और उस पे पाबंदी लगाई जाती थी। और आखिरी बार ये जगह एनओसी के साथ मिली और वो उसके साथ जो कुछ हुआ, कल भी इसी तसव्वुफ के आज तो उन्होंने फोर्स खड़ी करके और रास्ता रोक दिया। मैं समझता हूं कि आज हम बलूचिस्तान के अपनी पार्टी की नुमाइंदगी पे पाकिस्तान भर के सियासी क़यादत के सामने, दानोशरों के सामने वो बात रखना चाह रहे थे कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और वहाँ के 90% नौजवान जो उस रास्ते पे चल पड़े जहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो इस रियासत के उस अमलियात के सबब था जो गुज़श्ता 75 सालों में रवा रखा गया है। कल बड़ी अच्छी तजावीज़ आई, यहाँ पे हम सुन रहे थे, वो हमारे अफजल भट्ट साहब थे जर्नलिस्टों के नुमाइंदगी पे, वहाँ पे असदतू ने बात की, दूसरे सियासी दानशूरों ने बात की, बहुत सारी चीज़ों की तरफ इन्होंने इशारा किया। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की आज जो हालत ये आज बनी है, वो नौजवानों के जिस डगर पे चल पड़े हैं, वो एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये मुसलसल ये तारीख की बुनियाद पे हैदरी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं कि जब सबसे पहले इस मुल्क में ये 73 का आईन बना, हमारी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आज भी इस इतिहाद का तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इसलिए है कि इससे पहले जितनी भी यहाँ पे इस मुल्क में बड़ी जमातों के साथ मिलकर यहाँ पे इत्तेहादियत बनी, नतीजे में वही कुछ हुआ जो मेरे साथियों ने इसका यहाँ पे जिक्र किया। जब इक़्तिदार मिला, उन्होंने वो तमाम चीज़ें खुद पामाल कर दी जिसके लिए वो कौम से वादा कर गई थी या छोटे सूबों से वादा कर गए थे। 73 का आईन बना, उस वक्त भी सफदर अब्बासी साहब ने इस तरफ इशारा किया कि नेशनल पार्टी जो 2 सूबों में अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुके थे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, और जिस आईन पे बहुत सारे नेब के रहनुमा, जिसमें नवाब खैरबख्श खान मरी साहब थे, जिसमें जेनिफर मूसा साहिबा थी, डॉक्टर हाई बलोच साहब थे, उन्होंने ज़्यादा अटानमी की वजह से उस पे साइन नहीं किया, लेकिन अक्सरियती पार्टी ने इस आईन पे दस्तखत किया एक दस्तावेज तस्वुर करके। लेकिन सबसे पहले इस आईन के मौजूदगी में, इसके खालिक के मौजूदगी में बलूचिस्तान पे वार किया गया। सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की गवर्नमेंट को 8 महीने तक नहीं चलने दिया।
अक्सर असम्बली में अक्सर रखने के बावजूद उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दी गई और इसकी जमात के साजिश का केस लगा के सुप्रीम कोर्ट से, इसी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पाबंदी लगाई और इन तमाम अकाबिरीन को जो नेशनल आवामी पार्टी के कायदीन थे उसको हैदराबाद साजिश केस में पाबंदी सलासल किया गया। आज कई जगहों पे ये बात कहते कि ये क्यों ये मिसरा, कल मुझे यहाँ से जिम्मेदारी दी गई थी साइलेंस की तरफ से कि आप डॉक्टर मारंग को भी बंदूक करे इसमें। मैंने उससे बात की, उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया और यहाँ बात की जाती है कि ये बलूचिस्तान के नौजवान क्यों इतनी दूर चले गए। तो भाई हमसे पूछे कि इस 73 आइन के मौजूदगी में सरदार अताउल्लाह खान को तो जेल में भेज दिया गया, उसके बेटे को सबसे पहले उसके एक अहमद शाह बलूच के साथ अगवा करके आज तक लापता, जिसकी लाश तक नहीं मिली। यानी ये पाकिस्तान के सतह पे एक सियासी रहनुमा के खानदान के साथ उसका पहला बेटा इस आइन की मौजूदगी में वो इसका शिकार बना और आज तक उसकी लाश नहीं मिली। फिर वो सिलसिला चल पड़ा, आज हजारों की तादाद में नौजवान लापता है। और हमने हमेशा ये बात कही, जिस तरह सफदर अब्बासी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं हमेशा फेडरेशन के तरफदार रहा हूँ जो सियासी तजर्बे में, लेकिन वो कहते हैं कि सिंध में इस तरह के हालात, आज जब सिंध के वसाइल के इसके पानी को भी वो कब्जा करके ले जाएंगे तो सिंध के लोग क्या करें। तो सिंध के यानी खुदकशी या मरने से, भूख से मरने से, तो वो कहते हैं इस तरह के वह आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। जो हम कभी उस तरफ नहीं गए, शायद ही कौम सारी उस तरफ चले गए जिस तरह बलूचिस्तान के नौजवान चले गए। आज भी मैं कहता हूं कि हम तो ये सारा दास्तान हम ये एस्टेब्लिशमेंट के ये तमाम अमलियात को हम ये सियासी जमातों, दानश्वरों और इस मुल्क के वकरा के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन हम समझते हैं कि 73-71 के हालात के बाद जो सूरत हाल बनी, जिसकी गलतियां थी, एस्टेब्लिशमेंट ने जो किया, आज भी उससे सबक नहीं सीखा। ये अमल आप देख रहे हैं कि आज इस जमहूरी एक मजलिस पे, जहाँ पे वो सियासी अकबरीन ने, यहाँ मुल्क के दानशूरों ने बैठ के यहाँ पे एक लायमल तय करना था कि इस मुल्क को इस बोरा से किस तरह निकाला जाए, उसको भी इस तरह पाबंदी लगा के आपने किसको एक मैसेज दिया। वो कहते वो हमें आज थाना देते, वो कहते सरदार अख्तर मेंगल ने क्यों पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया। वो सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त दो मौजू पे लड़ रहे हैं। एक बात वो ये है कि इस मुल्क के सियासी जमातों को ये बराबर कराने जा रहे थे कि खुदारा ये मुल्क ये रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकता। ये मुल्क वो तारीखी पस मंजर नहीं रखते जो हजारों साल पे मुहित है। ये नया मुल्क है, नौज़ायदा मुल्क है। इस मुल्क का वाहिद तरीका चलाने का आइन और रूल ऑफ लॉ है, जहाँ तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को अपने वसाइल पे इख्तियार होगा तो फिर ये मुल्क चलेगा, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। आज वो इस देश पे वही सरदार अख्तर मेंगल जो यहाँ पे इस असेंबली में उसको बोलने की इजाज़त ना हो, तो वो कहते हैं मैं तो उस 90% नौजवानों को किस तरह मुतमईन कर सकता हूँ। वो कहते हैं आपने अपने भाई को जो लापता है उसकी लाश अब तक इस आइन की रूह से आपने उसका की निशानदेही हुई आपके सामने। बलूचिस्तान के वसाइल 50 से, यानी ये बात अगर करे 50 से बलूचिस्तान से गैस निकली, सुई से जहां से गैस निकली वहां पे आज भी ये गैस आखिरी इख्तिताम पे है, उसका डिपॉजिट खत्म हो रही है, लेकिन आज भी सुई में डरमुक्टी में हाजिरी साहब बैठे हुए वहां के खवातीन लकड़ियां इकट्ठी करके खाना पकाती है। बलूचिस्तान के संदक चला गया, उसमें हम नुकसान में जितनी भी हमने सिक्योरिटी के बद में खर्च किया उतना हमें हिस्सा नहीं मिला है आज तक, सोने के कारण में। और आज रिकॉर्ड के साथ जो कुछ हुआ, और साथ भी आपके ये तमाम सियासी जमातों की जहां मरकजी गवर्नमेंट हुकूमतें रही है कि इसके मौजूदगी में सीफे कहते हैं गेम चेंजिंग है सारे रीजन में, सारे खत्े में, लेकिन आज तक एक भी किलोमीटर की बुनियाद पे वहाँ पे आपका इसी सीफे की वजह से सारे पाकिस्तान में हाईवेज बने, मोटरवेज बने,
بلوچستان میں 1 کلومیٹر بھی نہیں دکھا سکتے، بلکہ اس ملک کے وہ سیاستدان جو ایک زمانے میں اپنے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہوں۔ ہماری سیاسی قائدین نے یہاں تشریف فرمایا ہے کہ ان تمام سوائے ہماری پارٹی کے احبار جماعت کے، پتہ نہیں لیاقت بلوچ صاحب تھے یا نہیں، حیدری صاحب کی پارٹی تھی، جناب محمد خان صاحب تھے، تمام سیاسی پارٹی کے اکابرین کے سامنے میاں نواز شریف نے ژوب کے اوپر ایک مغربی روٹ کے نام سے ایک افتتاح کیا، جو آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، جو سارے بلوچستان کو گوادر تک کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ یعنی اتنی کل جو یہاں پہ اس کانفرنس میں بات ہوئی، میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج سیاسی جماعتیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو سبق سیکھنی ہی نہیں ہے۔ آج ایک جرنل آ جاتے ہیں، 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں گلہ جو ہے اس ملک کی وہ سیاسی جماعتوں سے ہے جو اپوزیشن میں ہو، وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، قومی حقوق دینے کی بات کرتے ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب اقتدار اس کو ملتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ آج مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی شکل میں جو 70s میں بلوچستان کے ساتھ ہوا، وہی سب کچھ آج یہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی وجہ سے بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے تمام وہ لوگ، یعنی پہلے تو نوجوانوں کی ایک تسلی تھی کہ یہاں پہ ایک عدلیہ موجود تھی، کامران صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے، ہم بھی چھوٹے موٹے وکیل، جب کسی کو لاپتہ کیا جاتا تو ہم جا کے عدالت کے دروازے کو کھٹکھاتے تھے، وہاں جا کے یہ جو آج بچیا ہے، یہ مارنگ اور یہ سمیع الدین، ان دونوں کے والد جو ہے وہ یہ اٹھائے گئے، ایک ہی تلاش مل گئی مارنگ کے، جو میں اس کا وکیل تھا، جب چودھری افتخار صاحب وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ہم پیش ہوتے تھے، یہ بچیاں تھی وہاں پیش ہونے کے لیے آتی تھی۔ یہ سمیع الدین کا ڈاکٹر دین محمد صاحب، آج تک اس کا لاش تک نہیں ملا۔ تو وہ کہتا ہے یہ تمام پریکٹس کے باوجود ہمیں جو کچھ ملا، اور ہاں پھر بھی آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی وہ جو باتیں جو سہولتکار بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہمیں گلہ جو ہے ان پارٹی سے ہے، اور عوام کو یہی بتانے جا رہے تھے کہ اس کانفرنس کے ذریعے کہ اصل میں یہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، صرف ہم اس پہلے جو شروع میں نے کہا کہ آج ہم تحفظات کے ساتھ اس الائنس کے ساتھ اس لیے تھے کہ ہمیں اس وقت جو تحریک انصاف کے سربراہ ہے عمران خان صاحب کے اس بیانے سے ہمیں اتفاق ہے کہ آج بھی وہ کمپرومائز کرنے جا سکتا تھا، دوسری پارٹیوں کی طرح وہ کمپرومائز کر سکتے تھے، وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود آج بھی وہ اس بیانے کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنے ڈومین میں جانا پڑے گا، بشمول فوج کے۔ جب تک اس ملک کا واحد علاج یہی ہے کہ اس ملک کا فوج بھی اپنے ڈومین میں نہیں جائیں گے، اپنے ادارے تک محدود نہیں رہیں گے، اس ملک کا کوئی بھی والی وارث نہیں رہے گا، نہ کوئی مستقبل ہوگا۔ یہ ہم کلیئر کی اس بات پہ کل یہاں پہ صحافیوں نے بھی بات کی، وہاں دانشوروں نے بات کی، ہماری پارٹی اس بات سے متفق ہے کہ سیاسی جماعتوں نے واقعی اگر اس ملک کو چلانا ہے آئین اور رول آف لا کے تحت، سب سے پہلے اس ملک کی اس ادارے کو اپنے ادارے تک محدود کرنا پڑے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ہمارے بہت سارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، بات کریں گے۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ وقت کا اس آج کے یہ جو پابندی اس حال پہ لگائی، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالے گئے، اس کے پارٹیوں کو پہ پابندی لگائی گئی، لیکن سیاست ختم نہیں کی۔ اس کی شکل آج جو میں نے شروع میں کہا کہ اس عمل سے انہوں نے اس انتہا پسند قوتوں کو آج یہ میسج دیا جو آئین کی بات کرتے ہیں، یہ ہے آئین پاکستان، جو ایک جمہوری عمل کے لیے بیٹھنے کی بات تک اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کے اوپر حکمران ہے، وہ دراصل خود اس کے پیچھے ہے کہ اس ریاست کو انہوں نے اس طرح چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔